इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अभिज्ञान जी, उमा जी, तो आपको देखकर बहुत अच्छा लगा इतने वर्षों बाद। उन नेताओं में से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी खड़ी की, आज एक बहुत बड़ी धारणा है। साफ साफ सवाल पूछता हूं कि ये बीजेपी से बन गई है एमजेपी, मोदी जनता पार्टी। जब ये कहा जाता है तो उमा भारती को कितना दर्द होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस विषय को इग्नोर कर देती है। ये बीजेपी नहीं रही, ये एमजेपी है। अभिज्ञान, कोई एक विचारधारा किसी व्यक्ति के नाम से चल रही हो, वो उस व्यक्ति के पहले भी थी और उस व्यक्ति के बाद में भी है। और उस व्यक्ति ने अगर उसके नाम से विचारधारा चल पड़ी है, इसका मतलब उसका आचरण, उसकी जिंदगी, उसकी बोली बाणी कथनी, इसमें कोई अंतर नहीं रहा और इसलिए वो धारा का एक अंग हो गया। जैसे गंगा भागीरथी भी कहलाती है क्योंकि वो भागीरथ के नाम से जानी जाती है। गंगा निकली थी गंगोत्री से, फिर जानू ऋषि के गंगा में अटक गई थी, फिर निकाला गया तो वहाँ से जानवी हो गई। तो इसलिए जो तपस्या करके इस धारा को आगे बढ़ाए हैं, उनके नाम भी, गंगा के नाम उनके नाम पे भी होते गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो गंगा का एक प्रवाह है और इसमें जिन ऋषियों और मुनियों ने अपने तप से इसको आगे बढ़ाया है, कई जगह पर उनके नाम से वो गंगा होती गई है। मोदी ने जनसंघ के समय की धारा को आगे बढ़ाया है, दीनदयाल जी की, तो कई जगह पर उनके नाम से अगर हो गए, मुझे खुशी है। इफ इट इज एमजेपी होने से आपको कोई ऐतराज? अभिज्ञान प्रकाश, मैं तेरे अंतर को बिल्कुल ही प्रकाशित कर दूं कि मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये मेरा क्या गड़बड़ हो गई है। अभिज्ञान है छोटा भाई जैसा है, अब मैं भूल गई कि वो पत्रकार है, वो बड़ा पत्रकार है। वापस उस विषय पर आता हूं जिस पर अभी आपने जिक्र किया था। हाँ। जब यह कहा जाता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, तब दूसरी तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे एक हिंदू था। क्या कहेंगे आप इसमें? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आज़ाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आज़ाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आज़ाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियाँ हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जमीन, जल, जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। आपने जो दीदी बोला है अभी, एक तबका ऐसा है जो गांधी जी को मानता ही नहीं है, वो उनको जिम्मेदार ठहराता है बंटवारे के लिए, वो कहता है कि उनका कोई योगदान ही नहीं है। अरे बाबा, ये भारत का स्वतंत्र मन है और इसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार देना पड़ेगा। एक राम राज्य के समय पर ही एक बहुत गरीब ही सामान्य से व्यक्ति ने राम की आलोचना कर दी थी। अगर आप इस बारे में इतने फंडामेंटल हो जाएंगे तो आप कट्टरपंथियों से अलग कहाँ हैं? आप जो आलोचना कर रहे हैं उनको करने दीजिए ना, उनको आलोचना करने दीजिए, और जो मान रहे हैं उनको मानने दीजिए। आप आलोचना एक प्रिविलेज है, व्यक्ति का स्वतंत्रता है, उसकी लोकतंत्र में उसका अधिकार है कि वो क्रिटिसाइज कर सकता है किसी को। हाँ, क्रिटिसाइज में उसको बेहूदगी नहीं करना, इतना ध्यान रखना है, आप अधिकार दीजिए क्रिटिसाइज करने का। क्या उमा भारती जी आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी के योगदान को मानती हैं, या उमा भारती जी को लगता है कि महात्मा गांधी जिम्मेदार थे देश के बंटवारे के लिए? अरे कैसी बात करते हो बाबा, गांधी जी के बारे में मैं ये राय बना करके कुछ दे सकूं, मेरी औकात है क्या ये, जिसने एक पूरे आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया है। आज़ादी की पूरी लड़ाई, बलिदानों की वो श्रृंखला जो 1857 से शुरू हुई थी, जाग उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक महिला ने उस लड़ाई की अगुवाई की थी। इन बिटियों को भी, इस सारी बिटियों को याद रखना होगा। एक लड़की ने, आपकी उम्र की थी वो 18 साल की जब वो लड़ी थी, 23 साल की उम्र में तो वो शहीद हो गई थी। 1857 की लड़ाई है जिसको एक अहिंसक जन आंदोलन बदलने का काम गांधी ने किया, और काश कि गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पे टैरिफ नहीं लगा रहा होता, अमेरिका हमारे सामने भीख का कटोरा मांग करके खड़ा होता। बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उमा जी ने जो अभी बात की है बहुत बड़ी बात है। दीदी,
बीजेपी का एक तबका है वो महात्मा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को नहीं मानता है, उनको डिस्क्रेडिट करता है। वो कहता है कि नेहरू जी और पटेल के बीच में बहुत सारे विवाद थे। आपकी क्या राय है इस पर? मैं नेहरू जी और पटेल जी और नेहरू जी और अपने महात्मा जी के बीच में जो बातें थीं वो इतिहास का तथ्य हैं, वो इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन इसका मतलब इससे ना तो नेहरू की महानता कम होती है, ना पटेल की महानता कम होती है, और ना गांधी जी की महानता कम होती है। वो महान थे, अब उनकी कुछ असहमतियां थीं, तो आप उन असहमतियों के आधार पर उनकी महानता को कम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसा मानकर एक बात आप मान लीजिए, भारत का मन स्वतंत्र मन है, यहाँ लोकतंत्र अभी से नहीं है, लोकतंत्र हमेशा से है। हमारे यहाँ जो षड दर्शन है उसमें एक छठा दर्शन है चारवाक का। सब दर्शनों ने कहा आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक है। एक दर्शन है जिसका नाम है चारवाक का दर्शन। वो कहता है कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज ले लेके घी पियो, अगले जन्म में तो चुकाना ही नहीं है क्योंकि अगला जन्म होना ही नहीं है। ऐसा भी उसको हमने फिलोसफी में गिना। इट इज द सिक्स्थ फिलोसफी, ये छठा दर्शन माना गया है, चारवाक का दर्शन। और हम लोग जब फिलोसफी पढ़ते हैं तो हमको चारवाक भी पढ़ाया जाता है। में से 3 दर्शक नास्तिक दर्शन है जी। तो इसलिए जो देश नास्तिकों के दर्शन को भी फिलोसफी में ऐड कर रहा हो, आप वहां पर स्वतंत्रता नहीं देंगे आलोचना करने की। स्वतंत्रता आलोचना। दीदी मैं वापस आऊंगा इस पर। आपने देखिए यहाँ पर हर जगह ताली बज रही है, आपने जो कहा, लेकिन दीदी नहीं, और मैं एक बात और कहूंगी, अभिज्ञान ने जो मेरी बात का सुनिए, बहुत अभिज्ञान वास्तव में बहुत ज्ञानी है, सच्ची में। अभी मैं आपको बताऊं, जो स्वतंत्रता आलोचना की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश करते हैं, जो आलोचना की स्वतंत्रता की निंदा करते हैं और जो आलोचना की स्वतंत्रता को संकीर्ण नजरों से देखते हैं, ऐसे लोगों को अभी इस देश की समझ नहीं है, इस देश के मन की समझ नहीं है। ये देश का जो मन है वो पूरा अधिकार देता है। आपने जो अभी बोला, अब इसका एक फॉलोअप सवाल हर एक के मन में आता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो ये है। अशोक उंगली उठा रहे थे। दादा एक सेकंड, इसी पे बीजेपी के नेताओं से कुछ भी पूछो, वो बोलते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ गई नेहरू जिम्मेदार है, बेरोजगारी है नेहरू जिम्मेदार है, वो पीछे चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वो उसका कारण ये है कि ये पार्लियामेंट में सांसदों को ना पुरानी बातों के साथ ही अपनी बात शुरू करते हैं, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो मैं बताऊं, ये परस्पर की प्रतिस्पर्धा हो गई है। वो कहते हैं कि हमने दंगे करवाए, वो कहते हैं कि जो कत्लेआम हुआ वो हमने करवाया, और मैं जब पैदा नहीं हुई थी तब भारत का बंटवारा हुआ है, मोदी जब पैदा नहीं हुए थे तब भारत का बंटवारा हुआ है, और हमें कहते हैं कि हम भारत में विभाजनकारी मानसिकता लेकर के आए। तो वो भी तो कम नहीं है, तो हम भी कम नहीं रहेंगे फिर बोलने में। सबको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं? दादा एक फॉलोअप है, आप नेहरू को जिम्मेदार मानती हैं भारत के बंटवारे के लिए? भारत के बंटवारे के समय पे जो हालात थे, उसको उन हालातों का नेहरू जी, जिन्ना जी का जो भी प्रयोग हुआ हो, लेकिन मूल रूप से अंग्रेज जिम्मेवार थे उसके लिए। उन लोगों ने ये मानसिकता बनाई थी भारत की, खास करके मुस्लिम तबके के मन में, कि तुम हिंदुओं के साथ सुरक्षित नहीं। अभी रुको, मेरे बात का जवाब में देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज आस्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज। भारत में जब मार्किंग हुई कि ये पाकिस्तान है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के रूप से नामांकित किया गया, वहां पर बसे हुए मुसलमानों के अलावा जो भारत में मुसलमानों की आबादी थी, उसका खाली 2.5% पाकिस्तान गया है, बाकी के लोग नहीं गए। और वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको विश्वास था कि पाकिस्तान में मुसलमान के साथ हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान में हिंदू पड़ोसी के साथ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान में। तो इसलिए जो बात आप कह रहे हैं, ये अंग्रेजों ने पहले भंग किया। पहले अंग्रेजों ने भंग किया था, आपको याद है, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसी तरह से अंग्रेजों ने भारत के लोगों के दिमाग के अंदर ये जहर भरा कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जबकि उसके पहले दंगों का इतिहास नहीं है। लेकिन दीदी, बीजेपी के एक नेता हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं कि बंटवारे के टाइम पर ही सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। अब गिरिराज की जो प्रतिक्रिया आ रही होगी वो सवाल में आ रही होगी जो उससे किया गया होगा। तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आप ठीक ताली बजा रहे हो, मैं चाहूँगी कि गिरिराज का सवाल भी दिखाइए ना, उसे कहा क्या गया था। तो जो उसको कहा गया होगा, मैंने आपको कहा ना स्पॉन्टेनियस रिप्लाईज होते हैं ये, तो जो कहा गया होगा उसका जवाब दे दिया होगा गिरिराज ने, जो उसको बोला गया होगा। दीदी मुझे एक बात बताइए, 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि आज का जो भारत है वो पंडित नेहरू की वजह से है। एक थ्योरी ये कहती है कि जो भारत में जितनी भी दिक्कतें हैं वो पंडित नेहरू की वजह से हैं। आप किस थ्योरी को मानती हैं? मोदी जी ने हम सबकी थ्योरी इकट्ठी लाल किले से बोल दी थी, अगर आपको याद हो, 15 अगस्त के अपने पहले भाषण में उन्होंने साफ कह दिया था कि आज का जो भारत है
वो अकेला हम कुछ लोगों का बनाया नहीं है। जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, सबका कंट्रीब्यूशन इस भारत को बनाने में रहा है। मोदी जी ने कहा है। आपने कहा कि आलोचना का अधिकार है और होना चाहिए, यही एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन दीदी, आपको नहीं लगता कि आपकी आलोचना की जो स्वतंत्रता है, इससे ही आपको पॉलिटिकल बहुत नुकसान हुआ है आप ही की पार्टी में? नहीं, वो आलोचना नहीं थी ना। मैं कभी अपशब्द थोड़ा ना बोलती थी। जैसे वो उस दिन जब मैं अडवाणी जी से नाराज हुई हूँ, लाइव हुआ है सब पूरा और मैं वॉकआउट कर गई हूँ, उसमें मैं उनको दादा ही बोल रही थी। मैं जो बोल रही थी वो बहुत सैद्धांतिक बात बोल रही थी। आप ये ध्यान रखिए कि मैं एक महिला थी, मैं जिन वर्गों को रिप्रेजेंट कर रही थी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझसे जुड़ी हुई थी, जिसमें आइडियोलॉजिकली कमिटेड वर्कर के बात को प्रेजेंट कर रही थी। अगर मैं उस दिन वो बात का जवाब ना देती तो मैंने अपने लिए जवाब नहीं दिया था, उन करोड़ों लोगों का सम्मान बचाने के लिए मैंने वो जवाब दिया था जो आप लोगों को लाइव दिखाया जाता है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।